गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8 आईटीसी। रूल 44 में थे और रूल 44 का सब रूल 6 पढ़ रहे थे और मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया था क्योंकि इस सब रूल में एक प्रॉब्लम है। सरकार ने एक ही बात को दो जगह अलग अलग एस्पेक्ट से लिख दिया है। कौन सी वाली बात है? ये बात है सेल ऑफ कैपिटल गुड्स की, जिसके लिए मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई एसएससी कोई कैपिटल एसेट खरीदता है उस पे उसको पूरा पूरा इनपुट एक साथ मिल जाता है। ठीक है, सरकार क्यों दे देती है? क्योंकि सरकार को पता है ये एसेट को अपने बिजनेस में यूज करेगा और धीरे धीरे करके इस एसेट की जो कॉस्ट है वो भी अपने कस्टमर से वसूल ही लेगा। ठीक है, तो एसेट की लाइफ सरकार ने मानी 5 इयर्स कि 5 साल तक ये एसेट यूज होनी चाहिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसका 100% आईटीसी आपको क्लेम करने दिया है। लेकिन अगर आप इस एसेट को 5 इयर्स तक यूज नहीं करते हो, उसके मिड में ही बेच देते हो, तो वो जो आईटीसी आपने क्लेम किया वो गलत किया। आपको पूरा आईटीसी यूज करना ही नहीं था क्योंकि पूरा एसेट आपने यूज नहीं किया। 100% एसेट आप यूटिलाइज करते तो 100% आईटीसी आप एलिजिबल थे। आपने एसेट को 2 साल ही यूज किया तो 2 साल के लिए एलिजिबल हो। मैं लाइफ मानता हूँ उसकी 5 साल, 3 साल का आईटीसी आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर हम तो एसेट को सेल कर रहे हैं, तो जितने में सेल कर रहे हो उस पर भी तो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। कहाँ सही कह रहे हो? तो हम चेक करेंगे कि 3 साल का जो आईटीसी आपको रिवर्स करना है वो कितना है और जितने में आपने सेल किया उस पर जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो कितना है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे आउटपुट टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और प्रोपोर्शनेट आईटीसी व्हिचएवर इज हायर। आउटपुट टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और प्रोपोर्शनेट आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू का एक फैक्ट है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये एसेट मैंने इतने में बेची, उसके ऊपर ये जीएसटी मैंने कलेक्ट किया, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी क्या होता है? तो मैंने आपको नजरिया बता दिया कि सरकार मानती है कि एसेट की लाइफ क्या है 5 साल। तो 5 साल एसेट की लाइफ है तो 1 साल का कितना बना 20%, तो एक क्वार्टर का कितना बना 5%। डन, तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर आप क्या कर लो, रिड्यूस कर लो क्वार्टर, और अगर क्वार्टर पूरा नहीं है तो वो भी पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी पूरा ही मानो आपको, उसके 5% के हिसाब से आईटीसी रिड्यूस कर लो, रिमेनिंग आईटीसी आपको रिवर्स करना है। यहां तक सबको आता है नहीं? कोई डाउट है इसमें? आता है? देखो तो वीडियो देख के आए, वीडियो देख के आए तो ये तो पहले का था, ये आ गया ना समझ में? ठीक है, अब कल हमने एक रूल और पढ़ा कि कैपिटल गुड्स के लिए कि जब आईटीसी रिवर्स करना है, आपने सेल नहीं किया, आईटीसी रिवर्स करना है। सर क्यों रिवर्स करना है? या तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो, या रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहे हो, या फिर आप एक्सेल से कहां आ रहे हो, एग्जिक्यूटिव हो रहे हो, तो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बेच तो नहीं रहता, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्सल के केस में हमने सरकार की क्रूरता देखी कि रिवर्सल के केस में वो क्वार्टर वाइज 5% नहीं कहते, वो मंथली कैलकुलेशन करने की कहते हैं कि डिवाइड बाय 60 मंथ्स कर लो और जितने महीने बीत गए वो गए, जो बचे हुए महीने उसका क्या कर लो, आप रिवर्स कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे को समझ में आ रहा है सर, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 5% पर क्वार्टर करो और एक तरफ आप कहते हो कि मंथली कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे जो 40 रूल 44(6) है ना, ये वापस से सेल ऑफ कैपिटल गुड्स है कि ऑन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर सेक्शन 18(6) आईटीसी शैल बी डिटरमाइंड सेम एज क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1। तो क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1 तो कैलकुलेशन किसमें करनी कहता है? इन मंथ्स में कहता है। और मैंने देखो कि मैंने बॉक्स में लिख भी रखा है कॉन्ट्राडिक्टरी टू रूल 42, कॉन्ट्राडिक्टरी टू रूल 40 सब रूल 2। तो रूल 40 सब रूल 2 बेटा कहता है 5% पर क्वार्टर कहता है। तो सर कैसे करूं, पर मंथ करूं कि पर क्वार्टर करूं? तो ये वाला रूल ये वाला जो सब रूल है ये सुपरसीड कर जाता है, हम पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इट शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये अच्छा, ये वाला सुपरसीड हो जाता है, ये भी मेरे मन से क्या है, ये मैंने कहीं पर पढ़ा नहीं, जीएसटी वाले लोग दोनों चीज लिख रखी है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने दोनों तरीके से देखे हुए, किसी बुक में पर क्वार्टर देखा हुआ है, किसी बुक में मंथ्स में देखा हुआ है। ठीक है, आईसीआई का ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है,
ठीक है, तो मैं क्लियर कट नहीं कह सकता कि ये अप्लाई करना है, दोनों अप्लाई कर सकते हो, पर कौन सा अप्लाई करना है, आप मंथ्स वाला अप्लाई करना है, क्योंकि सरकार को इसमें फायदा होगा, ठीक है। तो ऐसा किसी एग्जाम पे अपन की अगर कैंसिलेशन कर रहा है तो अपन ये वाला लगा दे, वरना रजिस्टर तो है ही सही, रजिस्टर्ड पर्सन तो रूल 40 मेरा सब रूल ये जो बी है ना, ये दोनों पे अप्लाई होता है, रेगुलेटर कंपोजिट में भी टैक्सेबल। 42 किस पे अप्लाई होता है, सिविल और आईटीसी ये होगी, दोनों पे ही अप्लाई होता है। मैंने देखा था ना कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो तो मंथ्स में कैलकुलेशन करो, और जब कंपोज रेगुलर से कंपोजिशन या टैक्सेबल से एग्जम्प्ट आ रहे हो तो फिर मतलब वो रजिस्टर्ड ही है, उसमें कोई टैक्स वो चेंज नहीं हो रहा, बस वो आप ये कहना चाह रहे हो कि जब सेल करें तो मंथ्स में कर दें, और जब ये रिवर्सल वाली बात हो, अभी सेल नहीं कर रहे रिवर्सल कर रहे हैं, तो फिर क्वार्टरली कर लें। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, इसमें साथ साथ सेल लिखा हुआ है, ठीक है। Provided that if amount determined is more than transaction value, amount determined is added to tax output tax liability, details shall be furnished in GSTR 1। कि जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया प्रो राटा बेसिस पे, वो टैक्सेबल वैल्यू को एग्जीट करता है, तो जो ज्यादा वाला अमाउंट है वही का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करोगे आप, ठीक है। और जितने में सेल किया है वो GSTR 1 में दिखाओगे आप, ठीक है, ताकि इनपुट तो उतने पे ही मिले। तो एग्जांपल लेते हैं कि 10 लाख की एसेट थी, मैंने उसको 2 साल यूज कर लिया था, 10 लाख की एसेट पे पूरे 2 साल, एग्जांपल मैं ऐसा बना रहा हूँ कि इजी कैलकुलेशन है, पूरे 2 साल आपने यूज किया था, तो पर क्वार्टर करो कि मंथ करो कोई फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि प्रॉब्लम तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर में ही तो होती है ना। तो पूरे 2 साल आपने यूज किया था उसको, ठीक है। 10 लाख की एसेट पे 1,80,000 रुपए का आपने क्या लिया था, आईटीसी क्लेम किया था। एक साल का 20% बनता है, मंथ में करो कि क्वार्टरली बेसिस पे करो, 20% बनता है, तो 2 साल का 40%, 1,80,000 का 40% हो गया आपका 36 72,000 आईटीसी हटा, कितना बचा 1,08,000, कितना बचा 1,08,000, 1,08,000 आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। मान लो मैंने उस एसेट को बेचा कितने में था, 7 लाख रुपए, तो 7 लाख का 18% करो, कितना हुआ 126 या 1,08,000, whichever is higher, 126 दे दो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आपने चीज बेची, GSTR 1 में लिखाओगे, 126 ही सामने वाले को इनपुट मिलेगा, 126 ही आपको पे करना है। लेकिन मान लो आपने इसको सेल किया वो 50 लाख में, तो 50 लाख का टैक्स तो कितना बनता है 90,000, तो GSTR 1 में तो कितना दिखाओगे 50 लाख और 90,000, तो सामने वाले को इनपुट कितने का मिलेगा 90,000। लेकिन जो आपकी लाइबिलिटी है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, उसमें वैल्यू कितनी लिखोगे 1,08,000, 90 नहीं लिखोगे, कितना लिखोगे 1,08,000 लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया, आप ज्यादा टैक्स पे करोगे, इनपुट कम का मिलेगा, ठीक है। बोलो विजय वर्गीय। तो ये जो एकदम छोटे से ज्यादा हे माँ, मैंने मेरा कैपिटल गुड्स सोल्ड कर दिया 5 लाख रुपीस पे, उस पे जीएसटी मैंने चार्ज किया 90,000, तो ये जो फैक्ट है मैंने सेल किया, ये मैं बताऊंगा मेरे GSTR 1 में, GSTR 1 में बताएगा तो सप्लायर, तो GSTR 2B में किसके शो होगा, रिसिपिएंट के, तो उसको आईटीसी कितने का मिलेगा 90 का मिलेगा ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम जब GSTR 3B फाइल करो तो अपना आउटपुट 90 मत मानना, आउटपुट कितना मानना तुम 1,08,000 मानना, तो टैक्स जो पे करोगे वो तो कितने के हिसाब से करोगे 1,08,000, और सामने वाले को जो आईटीसी मिलेगा वो कितने का आईटीसी मिलेगा 90,000 का ही मिलेगा, क्योंकि उतना ही तुमने कहाँ बताया है GSTR 1 में बताया। समझ में आया, डबल मार पड़ी कि नहीं पड़ी, क्यों पड़ी, क्योंकि तुमने तुम्हारा असेट सस्ते में बेचा, ज्यादा में बेचते 70 लाख रुपीस में बेचते तो 1,26,000 और 1,08,000, तो 126 ही तुम पे करते, 126 का ही तुम्हें क्या उसको क्या मिलता, इनपुट मिलता। समझ में आया आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अब अगला वाला सेक्शन 49 पढ़ाने के लिए पहले सीए फाउंडेशन याद करनी पड़ेगी या फिर क्लास 11th में जब आपको जीएसटी पढ़ाई गई थी और जीएसटी का इनपुट आउटपुट एडजस्ट करना सिखाया गया था, वो टेबल आपको मैंने वहां सिखाई थी, वही टेबल काम की है। पहले वो टेबल लिख देता हूँ, आपको टेबल बना भी लो कहीं पे जगह हो तो, और फिर उस टेबल को ये जो रूल्स में लिखा हुआ है उससे डिस्कस करेंगे अपन। और इसी का क्वेश्चन भी आएगा। ये जो भी पढ़ने वाले हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कौन सा इनपुट कौन से आउटपुट से एडजस्ट होता है। और मैं चाहूंगा इसमें आप फालतू के सवाल जितने पूछ सकते हो पूछो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा करें तो क्या होगा, ऐसा नहीं करें तो क्या होगा। सारे सवाल सारे के कोई सा भी मतलब जबरदस्ती का सवाल नहीं आ रहा तो भी नहीं, सर बोल रहे तो 4 सवाल पूछ रहे हैं। मतलब मैं टास्क देता हूं आपको कि ईच एंड एवरी वन को एक सवाल तो पूछना ही है, जितना वेग होगा उतना बढ़िया। ठीक है, तो अब पहले हम वो हमारी पुरानी टेबल रिवाइज कर लेते हैं। इधर आएगा आउटपुट, इधर आएगा इनपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहां पे लिखेंगे अपन बैलेंस आईटीसी। ओके, 50,000, 40,000, 40,000, 1,80,000, 80,000, 30,000, 30,000, 1,40,000। चलो हम पढ़ क्या रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस कि कौन से इनपुट से हम कौन सा आउटपुट हमारी लायबिलिटी पे ऑफ कर सकते हैं, या फिर हम जब हमारी लायबिलिटी पे ऑफ करने जाएंगे तो पहले कौन सा इनपुट यूज करना है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। मतलब एक तरीके से सीक्वेंस सीख रहे हैं कि लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कौन सा असेट पहले यूज करना है, कौन सा बाद में। ठीक है, ये 2 फेजेस में चलेगा। आईजीएसटी बड़ा भाई, सीजीएसटी एसजीएसटी छोटे भाई, ये दोनों हैं जुड़वा। सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है? जुड़वा, ट्विंस। एक को मारो दूसरे को लगेगा। लेकिन कैसे ट्विंस है ये जानी दुश्मन वाले ट्विंस हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये भी पैदा हो गया तो जायदाद में बंटवारा हो गया, 50-50 हो गया, इसलिए दोनों एक दूसरे से खान पट्टी खाते हैं फुल। ठीक है, अब ये आईजीएस बड़ा भाई, ये किस तरीके किस कंसेप्ट से हम याद रखेंगे कि आईजीएस तीनों ही बहुत दानी लोग हैं, बाहर से पैसा कमा के लाए, जोड़े में पैसा है, अब कहाँ जा रहे हैं? अपने घर बार रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपको पैसों की जरूरत है क्या, मेरा झोला भरा दो। वो कह रहे हैं हाँ है, कितने की जरूरत है? वो बोलते हैं इतने की जरूरत है। झोले में अगर उतने पैसे हैं तो पूरे दे देते हैं, झोले में पैसे नहीं तो जितने होते हैं उतने दे देते हैं। तो सबसे पहले कौन निकलेगा? आपका आईजीएसटी निकलेगा। स्टेज 1 कि सबसे पहले आप इनपुट यूज करोगे किसका? आईजीएसटी का। इन अ फॉरवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो मतलब कि आईजीएसटी का इनपुट पहले काम में आएगा आईजीएसटी के आउटपुट में। ये गया घर, चैरिटी बिगिंस एट होम। आईजीएसटी पहले अपने घर गया, मम्मी पापा पैसों की जरूरत है क्या? उन्होंने बोला हाँ, कितने की? 50,000 की। तो मेरे पास कितने हैं? 80 है मेरे पास। चलो ठीक है, ये ले लो 50। तो 50,000 इनको दे दिए। अब जोड़ने में कितने बचे? 30। तो कहाँ जाएगा ये? सीजीएसटी के पास। पैसों की जरूरत है क्या? उन्होंने बोला हाँ है। कितने की जरूरत है? 40,000 की। मेरे पास तो कितने ऐसे 30 है, तो ये ले लो 30 पूरे आप ले लो। तो 30,000 इसको दे देगा। क्लियर है? ओके, अब बैलेंस खत्म, आगे बढ़ा। पैसों की जरूरत है, हाँ है, पर मेरे पास नहीं है, सॉरी, तो कुछ भी नहीं देगा। पहली स्टेज कंप्लीट हुई, नतीजा क्या निकला? 50 से 50 एडजस्ट हो गया, अब कोई लायबिलिटी बाकी नहीं। 40 में से 30 एडजस्ट हो गया, 10, इसमें कुछ भी नहीं मिला, कितना बचा? 40। अब आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में निकलता है पहले सीजीएसटी, और ये लोग निकलते हैं बैकवर्ड अप्रोच।
फॉरवर्ड नहीं चलते, बैकवर्ड चलते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी को देने से पहले सबसे पहले कहाँ जाएगा? सीजीएसटी के पास जाएगा। क्या आपको पैसों की जरूरत है क्या? उन्होंने बोला हाँ है। कितने की जरूरत है? 10,000 की। इसके पास कितने पड़े हैं? 30। तो ये ले लो 10। अब क्या होगा? जुड़वा है पर जानी दुश्मन। जेब में पैसा बचा भी होगा, उसको जरूरत भी होगी, तो भक्त साले तेरे को तो नहीं दूंगा, कर ले जो करना है। तेरे चक्कर में जायदाद में बंटवारा हो गया है ना, तुझे तो नहीं दूंगा। पर चलता कैसे है ये? बैकवर्ड। तो बैकवर्ड का मतलब ये यहां से यहां चलेगा, इस साइड में, ठीक है। तो ये कहेगा कि जरूरत है पैसों की 10 की, 30 है 10 रखो। अब इसके जोड़े में कितने बचे? 20 बचे। यहाँ है कि बड़े भाई तुम्हें जरूरत है कि मैंने नहीं छोड़ी, शुक्रिया पूछने के लिए, अपनी जरूरत पहले पूरी हो जाती, कोई जरूरत नहीं। नहीं है जरूरत तो नहीं देगा, जरूरत होती तो दे देता। अब ये लौट के जा रहा था, बीच में ये मिल गया, बोल रहा है ओ भाई 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 पैसे की जरूरत है, इसके बाद पड़े भाग तेरे को तो नहीं दूंगा, तेरे चक्कर में जायदाद में से बंटवारा हो गया। तो अब इसका इस 30 में से 10 यूटिलाइज हुए, 20,000 बैलेंस आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा। आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि सीजीएसटी के इनपुट का बेनिफिट एसजीएसटी के आउटपुट में नहीं मिलता। इसको हम बोलते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड। क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड। इसका बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। अब कौन चलेगा? अब सीजीएसटी चलेगा। अच्छा पहले हिसाब तो लगा लो, यहाँ तो जरूरत थी नहीं, यहाँ जरूरत पूरी हो गई, ये तो भी हो ही रहा है, पैसों की जरूरत है 40। अब कौन चलेगा? एसजीएसटी। ये भी कैसे चलेगा? बैकवर्ड अप्रोच में। और चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले कहाँ जाएगा? घर में। जरूरत है पैसों की कि हाँ 40। कितने हैं? 30 है। कितने हैं मेरे पास? 30 है। तो 30 आप ले लो, 30 इनको दे दिए। अब झोले में खत्म, लेकिन इसकी चाल कैसी चलती है? बैकवर्ड, यूं। तो घूमते 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 यहाँ आएगा। पैसों की जरूरत है क्या? बर्बाद नहीं है जरूरत। फिर भी कहते हैं हाँ बर्बाद होती तो भी कौन सा दे देता, भले इसके झोले में पैसे नहीं, फिर भी क्या होते तो भी तुझे तो नहीं देता। तेरी जरूरत होती, मेरे पास पैसे होते तो भी मुझे तो नहीं देता, क्योंकि तूने मुझे मना कर रखा है। तो ये क्रॉस याद रखना। अब बड़े भाई आपको जरूरत है क्या? नहीं छोटे। और वैसे भी छोटे के बाद पैसे है भी का, इसका तो 30 यहीं पे यूटिलाइज हो गया, ना बैलेंस बचा ना कुछ, ना इसका भी बैलेंस बचा, कंप्लीट। अब नतीजा क्या निकला भाई? सर नतीजा ये निकला कि आईजीएसटी में तो कुछ भी पे नहीं करना, सीजीएसटी में भी पे नहीं करना, और एसजीएसटी में कितना पे करना है? 10,000। कितना पे करना है बेटा? 10,000, ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसा रूल है यार। मेरे पास बैलेंस में 20,000 रुपए पड़े थे सरकार के पास, फिर भी मुझसे कितने मांग रहे हैं? 10,000। मैं तो समझा था वन नेशन वन टैक्स, हर चीज का इनपुट मिलता है। तो मैं तो क्या देख रहा था कि यार मेरे पास इनपुट कितने का था? 80 50 सॉरी 80 30 प्लस 30 30 30 60 प्लस 80। तो मेरे पास इनपुट कितने का था टोटल? 1,40,000। और आउटपुट कितना था? 50 40 और 40, 80 प्लस 50 130। तो मैं तो बड़ा खुश था कि चलो इस महीने तो टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आउटपुट है 130, इनपुट है कितना? 140। तो 10,000 रुपए उनके अपने जेब में बचेंगे। एक ऐसा खेल रचा तुमने कि और उल्टा मुझसे 10,000 रुपए मांग लिए। मुझे तो लग रहा था मेरे 10,000 रुपए मोदी जी के पास पड़े रहेंगे, अगले महीने काम आ जाएंगे। और तुम्हारा रूल तो क्या कहता है कि मोदी जी के पास 20,000 रुपए पड़े रहेंगे और मुझे 10,000 रुपए बजट राज शर्मा जी को पे करने पड़ेंगे। तो फिर क्या फायदा है वन नेशन वन टैक्स? सही है गलत है? गलत है। ये गलत क्यों हुआ बताओ? क्योंकि ये क्रॉस यूटिलाइजेशन है। वेरी गुड, पहला रीजन। दूसरा रीजन, एक और रीजन, आईजीएसटी को ढंग से सर ये आईजीएसटी का प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा कि भाई ये आईजीएसटी पता है कैसे चलेगा? पहले आईजीएसटी को, फिर सीजीएसटी को, फिर एसजीएसटी को। तो पूरा आईजीएसटी यही यूटिलाइज हो गया, वहां उस बेचारे को बचा ही नहीं। और आईजीएसटी तुमने इसको पैसे दे दिए, तो इसका जो फंड था वो सिर्फ कम यूटिलाइज हुआ, बाकी बचा रह गया।
ये तो गलत है ना सर, आपके रूल ही गलत है। तो ये पहले तो यही रूल था, फिर ये लोग अमेंडमेंट लाए बाद में, और अमेंडमेंट में इन्होंने क्या बोला, तुम्हें अमेंडमेंट याद रहे इसलिए ये इंफिनिटी का साइन बना रहा हूं। अमेंडमेंट में इन्होंने बोला कि ठीक है चलेगा तो फॉरवर्ड ही, लेकिन आईजीएसटी चैरिटी बिगिंस एट होम पहले आईजीएसटी को ही देगा। अगर बच जाता है, कितने बचे थे, 30,000 बचे थे ना, अगर बच जाता है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को इन एनी प्रोपोर्शन दे सकता है। कैसे दे सकता है, इन एनी प्रोपोर्शन। तो जब इन एनी प्रोपोर्शन देने की बारी आएगी तो फिर मैं पता है, अब अभी बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूँ तुमको, ये तुम्हारी बुक में लिखी हुई नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्मार्टनेस है, वो समझाऊंगा तुमको, ठीक है। बुक में नहीं लिखा हुआ इन एनी प्रोपोर्शन बांट दो, तो मैं ये कह रहा हूँ बराबर बराबर बांट दे, देख दोनों की जरूरत कितनी है, बराबर बराबर है ना, तो 30,000 को बराबर बराबर बांट दो। अब अगर मैं 30,000 को बराबर बराबर बांटने जाऊंगा तो पहले ये समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ूंगा, कर दो चेंज इन लोगों को, ठीक है। ओके, तो अब जब बराबर बराबर ना ले ले बेटा, केस वन ले लिया। अब अपन बना रहे केस टू। केस टू में हम अमेंडमेंट सीख रहे हैं कि इन एनी प्रोपोर्शन यूज करेंगे तो कैसा होगा। अब देखो सबसे पहला जोड़ा लेके आईजीएसटी निकलेगा, फॉरवर्ड 50 इसको देगा, कितने बचे 30, एनी प्रोपोर्शन बांट सकते हैं, तो मैंने कहा कि लल्लू अप्रोच, दोनों को बराबर की जरूरत है, बराबर बराबर देने भाई के लिए, तो दोनों छोटे भाई बराबर के हैं। तो 30,000 का आधा 15,000 इसको और 15,000 इसको। अब वैल्यू क्या बची, 40 में से 15 गए, कितने बचे 25, और इधर भी कितने बचे 25। सीजीएसटी निकला, चाहे डिविडेंड हो, पैसों की जरूरत है, हाँ है, कितने की 25 की, मेरे पास कितना है 30, ले लो 25, बड़े भाई आपको नहीं, छोटे तेरे को तो दूंगा ही नहीं, भगसाल है। तो 30 में से 25 यूज आ गए, बैलेंस कितना बचा 5,000, बैलेंस कितना बचा 5,000। सेम गोज फॉर दिस, एसजीएसटी कहाँ जाएगा, घर पे, इसकी जरूरत कितनी 25 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 25 पूरा बचा था, छोटे जरूरत है क्या, हाँ 25 की, जोड़े में कितना है 30, ले लो पूरे 25। फिर बैकवर्ड एरो पीछे आएगा, तुझे तो दूंगा ही नहीं सर, जरूरत होती तो भी नहीं देता, आपको जरूरत है क्या, नहीं छोटे नहीं है, तो इसका भी बैलेंस कितना बच गया 5। यही तो मैं चाहता था कि सर मेरे पर इनपुट कितना है 140, आउटपुट कितना है 130, आउटपुट 10,000 से कम है, 10,000 का बैलेंस बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, बच गया बैलेंस। समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया, हाँ ओके। अब एक थर्ड सिनेरियो बनाते हैं। थर्ड सिनेरियो में आपका जो इनपुट है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमारी लाइब्रेरी नहीं आनी चाहिए। बता रहा हूँ इनपुट के प्रोपोर्शन में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे बता, ये हो गया। अब पहले केस बना ले दो, पॉज कर दे दो। अब देखो केस 3, केस 3 में मैंने एक स्लाइड सा चेंज किया है, देख के बताओ क्या चेंज किया है। एसजीएसटी का इनपुट 30 से कितना कट गया 20, तो पहले तो ये बताओ ये चीज पॉसिबल है क्या, कैसे पॉसिबल है समझाओ। हाँ पहले उसने आईटीसी ऐसे एडजस्ट किया होगा कि जिसमें मेरा बैलेंस सीजीएसटी का थोड़ा ज्यादा बचा होगा, एसजीएसटी का कम बचा होगा, करंट परचेज में तो बराबर बराबर का ही आता है। हाँ लेकिन ये चीज पॉसिबल है कि प्रीवियस बैलेंस में डिफरेंस हो, आपने सही से एडजस्ट नहीं किया होगा तो डिफरेंस रह गया होगा, जैसे अभी मैं डिफरेंस की बता देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, इसके पास 20, इसके पास 30, पहले आईजीएसटी चलेगा 50 तो देगा ही देगा, कितने बचे 30। हमने पहले वाले सिनेरियो में कैसे बांटा कि भाई अब 30 बचा है, दोनों को बराबर बराबर की जरूरत है, 15-15 दे दो। अब जब अगर आप 15-15 दोगे तो यहाँ पे 25 और 25 बचेगा,
कितना बचेगा? 25 और 25, तो इसके पास तो 30 है ना, तो 25 दे देगा, 5 का बैलेंस बचेगा। और इसके जो 25 बचे हैं, इस बेचारे के पास तो 20 ही है, तो 20 ही दे पाएगा। 5,000 तो आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो ये कौन सी बेवकूफी करी आप कि 5,000 का बैलेंस बचा के 5,000 रुपए का कर लो, आप पे कर लो, है ना। इस सिनेरियो में 30, 20, 50, 50 या 80 कितने होते हैं? 130। तुम्हारा आउटपुट भी 130 है और तुम्हारा इनपुट भी 130 है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि ना तुम्हें कुछ पे करना है, ना तुम्हारा कुछ बचना चाहिए। ये सब नो। पर अगर तुमने बराबर बराबर बांट दिए मन बुद्धि के कारण, क्योंकि हम समझे नहीं, हमें तो लगा एनी प्रोपोर्शन, तो हमने किसके प्रोपोर्शन में बांटा? हमने बांटा आउटपुट के प्रोपोर्शन में, तो ये तो टैक्स पे करना निकल गया। तो सर फिर किस प्रोपोर्शन में बांटे? आउटपुट के प्रोपोर्शन में नहीं बांटेंगे तो फिर क्या इनपुट के प्रोपोर्शन में बांटे? कर दो। इनपुट का प्रोपोर्शन क्या है? 3:2, यही है, 3:2 ही है। तो बांटोगे 50,000 इसको देने के बाद 30,000 बचे, 30,000 को 3:2 में बांटा, 18,000। चलो मैं तो अभी कह देता हूँ, तुम्हारा पर्पस सॉल्व किया। 18,000 दिया तो कितना बचा बेटा? 22। और इधर कितना बचा? 28। देखो नहीं हो रहा है। इसके बाद कितने हैं? 30, 22 दे देगा, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 8। और पिक्चर बन गई है तो। उल्टा कर दो। हाँ उल्टा करो। पहले काम करते हैं ना, इसको पहले 30 कर देते हैं, किसको? एसजीएसटी को 10,000 एक्स्ट्रा दे देते हैं, फिर इक्वली प्रोपोर्शन में बांटना, क्यों? क्योंकि वो बराबर हो जाएगा ना उसको। फिर ये काम किसने बताया तेरे को? 11 में बताना। हाँ, तो सुनो, पहले यहाँ देख ले, मुझे पहुंचने दे बाकी सबके साथ। इसमें तो पर्पस सॉल्व हो रहा है, इसमें तो और उल्टा हो रहा है। कारण तेरे को समझ में आ रही कि इसमें तो इधर 8,000 बच गए और इसको जो 28 लेने हैं, इस भाई साहब के पास 20 ही है, तो 8,000 पे। पहले तो फिर भी 5-5 पे करना आ रहा था, अब तो उल्टा हो गया। तो सर फिर एक काम करो, उल्टा कर दो। उल्टा ठीक है, ले भाई उल्टा कर देते हैं, यही तो मजे हैं। करो भाई उल्टा करो। इधर 12 कर दूं और इधर 18 कर दूं, इधर बचेगा 28, इधर बचेगा 22। ठीक है, 28 में से कितने हैं इनके पास? 30 है ना इनके पास, तो पूरे 28 दे देगा, 2,000 बचा। इधर 22 में से इनके पास कितने हैं? 20। 2,000 अभी भी तो पे करने आ गए, नहीं आने चाहिए थे। कैसे? किसको 10 दे? किसको 10 दे? उसको 20 दे। इसको 10 और इसको 20। ये क्यों किया आपने? डायरेक्टली किया, बिना किसी प्रोपोर्शन के, बिना किसी लॉजिक के, क्योंकि हाँ ऐसा बैठ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन के तौर पे इस पॉइंट पे पहुंचता हूं। सानिध्य तूने उल्टा क्यों कर रहा है? ताकि मैं बताऊं क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास पैसे कम पड़ रहे थे, तो इसको ज्यादा देने चाहिए आपको, है ना। यही लॉजिक लगा कि नहीं लगा? सर पहले तो 5,000 बच रहे थे, 5,000 देने पड़ रहे थे, हमने भी इस प्रोपोर्शन में बांटा, तो जिसका आईटीसी ज्यादा है उसी को ज्यादा दे दिया, तो और वर्स हो गई सिचुएशन। जिसका आईटीसी ज्यादा है उसी को ज्यादा देने से सिचुएशन 5 के बदले में और वर्स हो गए। तो समझ में आया कि जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा मत दो, जिसके पास कम है उसको ज्यादा। अब उसको कितना ज्यादा दो? तो जितना उसके पास कम है, सिंपल। उसको कितना ज्यादा दो? जितना उसके पास कम है। जैसे अभी समझ जाता हूं, अभी रिजर्वेशन की डिबेट चल रही है कि रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो क्यों लेते हैं रिजर्वेशन? क्योंकि वो बैकवर्ड है ना, हमें उसको दूसरे के पास लेके आना है, तो रिजर्वेशन से हम उसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने बचपन में ना रिजर्वेशन के हमारे स्कूल में एक डिबेट हुई थी, तो उसमें एक बच्चे ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला था कि सर यूं मान लो कि एक माँ के 2 बच्चे, ठीक है, एक बढ़िया हेल्दी है और एक को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो माँ किसका ज्यादा ख्याल रखेगी? जिसको प्रॉब्लम है उसका। मैं कहा बिल्कुल सही, तो रिजर्वेशन तो देनी ही चाहिए। सेम चीज अपन यहाँ करते हैं कि बड़े भाई के 2 छोटे भाई हैं, सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों बराबर, दोनों जुड़वा, लेकिन एक मजबूत है और एक कमजोर है।
और बड़ा भाई अब पैसे बांटना चाहता है, तो किसको दे? कमजोर को। कितना दे? कितना दे ताकि वो दूसरे वाले के बराबर आ जाए कि दूसरे से भी ऊपर पहुंच जाए? बराबर आ जाए उतना ही है ना, ऐसा अन्याय नहीं करेगा। बराबर लाएगा तो इक्वल पे आएगा, सही करा भाई ने, न्याय किया। और ज्यादा दे देगा तो सर इसके साथ गलत हो गया, उसको दे दिया आपने सारी जायदाद। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे कि इन दोनों भाइयों में जो कमजोर है और जितने से उसको जरूरत है, जितने से उसकी इनपुट क्या है कम है, पहले उतना उसको दे दो। सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिफरेंस कितने का है? 10,000 का। कौन कौन है? एसजीएसटी। तो पहले आपके पास कितने बचे थे जोड़ने में से? 30,000 बचे थे ना, तो उन 30,000 में से 10 तो एसजीएसटी को दे दो। ये है एसजीएसटी लिखे था, इसको कितना दिया अपन ने? 10,000 को दिया। अब जोड़ने में कितने बचे? 20। और अब सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर पे आ गए कि नहीं आ गए? तुझे 10 दे दिए ना हमने, दोनों के बाद 30-30 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो अब जो मेरे पास 20 बचे वो कैसे दूंगा मैं? इक्वल। तो 20 को इक्वली बांटूंगा तो 10 और 10, तो आलिया को तो सिर्फ 10 ही दे दें, और इसको पहले 10 नहीं गए तो बाद में वापस 10 नहीं दे देते हैं, इसको 20 के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको तो देंगे 10 और इनको देंगे 20, 10 और 20। तो अब 20 दे दिए तो बचे कितने भाई तेरे पास? 20। और तुम्हारे पास कितने बचे? 30। 30 में से तुम्हारे पास इनपुट पूरा 30 था, रख लो, बैलेंस हो गया 0। डन। तुम्हें मिला नहीं, 20 बचा था तुम्हारे पास और हमने 20 दे भी दिया, तो तुम्हारा भी बैलेंस क्या हो गया? 0 हो गया। बराबर? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब यार ये तो मतलब मैं पढ़ा देता हूँ शौक शौक में, ऐसे ही होशियारी झाड़ने के लिए कि मेरे को ज्यादा आता है, देखो ऐसे करते हैं, पर अकेडमिकली ये काम का नहीं है। अकेडमिकली ये बेस्ट सोल्यूशन है, लेकिन बाकी के सोल्यूशन भी राइट है। उन्होंने तो क्या बोला कि तुम्हें आईजीएसटी कैसे बांटना है, या पहले आईजीएसटी में दे दो, फिर इन एनी रेशियो। फिर कैसे देना है? इन एनी रेशियो। तो फिर क्या प्रॉब्लम? अगर इन एनी रेशियो देना ही है तो फिर क्या प्रॉब्लम? समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ओके। तो जो पहले वाला वाला था ना तुमने, जिसमें इधर 20,000 रुपए पे करने को आ रहे थे, है ना, तो वो भी सोल्यूशन तो सही है। तुमने एनी रेशियो बोला, मैंने एनी रेशियो बांट दिया, तो मैंने ना बेस्ट रेशियो थोड़ी बोला। समझ में आया? तो सोल्यूशन तो वो भी सही है। तो रूल क्या कहता है? अब रूल सुनो। पहला रूल, आईजीएसटी पहले, आईजीएसटी, सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। सीजीएसटी पहले, सीजीएसटी और फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी पहले, एसजीएसटी और फिर आईजीएसटी। क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है। अब इसमें एक सिनेरियो बताता हूँ गजब का। ठीक है, मान लो मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट है ये ही नहीं, तो ये तो राग ही खत्म हो गया। ठीक है ना? अब देखो, मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट नहीं है, सिर्फ आउटपुट है। मैं बाहर से कुछ माल खरीदता ही नहीं हूँ, बाहर बेचता जरूर हूँ, खरीदता तो विद इन राजस्थान में। तो अब क्या करूंगा मैं? तो आईजीएसटी है ही नहीं, तो पहली स्टेज तो चलेगी। सेकेंड स्टेज में सीजीएसटी पहले कहाँ जाएगा? सीजीएसटी के पास। पहली स्टेज कुछ होती ही नहीं, तो यहाँ पे कितना पे करना है? 50, 40 और 40। इसमें से अब ये पहले चलेगा, 40 इसको दे देगा, कितने बचे बेटा? 20। कितने बचे? 20। तो 20 इसको दे देगा। इधर तो दुश्मनी चल रही है। अब नतीजा क्या? यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ कितना बचा? 30। ठीक है, अब कौन चलेगा? एसजीएसटी। एसजीएसटी पहले कहाँ जाएगा? एसजीएसटी कितने है तुम्हारे पास? 40, मेरे पास 60 है, 40 दे दिए। कितने बचे? यहाँ 30 बचे, और इसके पास कितने बचे? 20 दे देगा। 10,000 आपको कहाँ देने पड़े? क्लियर है कि नहीं?
समझ में आया कि ओके। अब अगर मैं इसको कर दूं 80 और 80 तो नतीजा समझ लो 40 इसको दे देगा, 80 में से 40 दिए कितने बचे 40 इसको दे देगा, वो कहाँ करेगा फिर, आगे तो बढ़ ही नहीं सकता, आगे तो बढ़ ही नहीं सकता कि अगर इसको देने बाकी तो इसको देगा ही देगा। ऐसा नहीं कह सकता अरे छोटा दे देगा ना बड़े भाई को, मैं क्यों दूं, मैं कम देता हूँ, नहीं तुझे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 40 इसको दिया तो अब कितना बचा 10,000। ठीक है, और उधर कितना बचा 40, तेरे पास भी कितना है 80 में से कितना दे देगा तू 40 यहाँ दे देगा, यहाँ आएगा 40 बचे थे तेरे पास, 80 में से 40 गए, झोले में कितने बचे 40, बड़े भाई कितने की जरूरत है 10 की, तो ये 10 दे दी। ठीक है, पे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, पर इसके पास झोले में कितना बच गया 30,000। और बेटा सही बताओ तो बिजनेस में ये सिचुएशन भी खतरनाक है। मैं कभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी को अनियन नहीं करना चाहता, क्योंकि अनियन करना चाहूंगा तो अगले महीने में एक मजबूत हो जाएगा और एक कमजोर हो जाएगा। और अगले महीने में मान लो इसी को मैं अगले महीने की टेबल पर बनाऊं, सुनकर तो समझ में नहीं आएगा। अगले महीने में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 50,000 यहाँ पे करना है, 50,000 यहाँ पे करना है, और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 40,000 यहाँ है, और 30 ये आया था, और 40 का मैंने और माल खरीद लिया था, कितना हो गया 30 प्लस 40 ये 70 हो गया ना। हाँ, 30,000 ओपनिंग प्लस 40,000 जो मैंने न्यू परचेज किया वो, तो इधर इनपुट कितना हो गया 70,000 होना है, क्योंकि तुम्हारा एक चीज बच गई थी। ठीक है, अब ये एक कमजोर एक मजबूत, तो बड़े भाई के पास पैसे थोड़ी है, इस बार तो मेरा आईजीएसटी का आउटपुट भी नहीं है, मैं तो क्या नहीं रहा हूं, मेरा टोटल आउटपुट कितना है 1 लाख, और मेरे पास 40 प्लस 70 मेरा टोटल इनपुट कितना है 1.1 लाख। तो मुझे तो सरकार को एक प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है ना, देखना देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा सर, आईजीएसटी के पास तो कुछ है ही, तो क्या ही चलेगा, ये स्टेज तो मेरी वही है 0, 50 और 50, समझ में आ रहा है ना। अब कौन चलेगा एसजीएसटी, सीजीएसटी पहले कहाँ जाएगा सीजीएसटी जो, ठीक है 40 पूरे दे देगा, खत्म जोड़ा, इधर जरूरत थी नहीं, इसके पास है भी नहीं, इधर क्रॉस यूटिलाइजेशन तुम लोगों ने 36 का आंकड़ा कर ही रखा है, नतीजा 0, 10 और 50। अब एसजीएसटी चलेगा अपने 70,000 लेके, पहले कहाँ जाएगा एसजीएसटी के पास, एसजीएसटी के पास जाएगा तो पहले 50,000 पूरे घर पे ले लेगा, कितने बचे 20, इसको देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, पर अलाउड तो है ही नहीं, तो क्रॉस पड़ेगा यहाँ पर, इसको जरूरत नहीं है, तो इसके पास 20,000 रुपए बैलेंस में बच गए ना, 20,000 रुपीज बच गए। और बचने के बाद साला प्रॉब्लम क्या हुई, 10,000 सब मुझे बैंक से पे भी तो करने पड़ गए, है कि नहीं, बैलेंस बचा हुआ है तो भी बैंक से पे करना पड़ रहा, किस वजह से, यहाँ इसका कोई अल्टरनेटिव है भी कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पूरा पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल ये कहता है आईजीएसटी का आउटपुट पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी और फिर ही एसजीएसटी। मतलब अगर सीजीएसटी के पास बैलेंस है तो सीजीएसटी से ही पे करना पड़ेगा, एसजीएसटी तो तभी आएगा जब सीजीएसटी क्या हो जाए 0 हो जाए। तुम बहुत दिमाग लगाओगे कि सर इसका सॉल्यूशन ढूंढ के निकालें क्या, देखते हैं क्या होगा, तो अपन एक काम करें, आपको नतीजा निकलेगा, अबे एक काम कर, इसको पूरे 40 मत दे, इसको 50 की जरूरत है ना, इसके 2 छोटे भाई हैं, दोनों बराबर बराबर की मदद करेंगे कि दोनों के पास बराबर बराबर का पैसा है, तो इसको तू 25,000 ही दे, 25,000, तो इसको 25,000 देगा ना, तो 80 में से 40 आ गए, कितने बचे थे 50 में से तू कितने दे दे 25, कितने बचे बेटा 40 गए, 25 दे दी, कितने बचे 15 यहाँ बच जाएंगे,
कौन जाएगा? छोटा जाएगा, छोटा भी 40 उसको दे देगा। इनको कितने की जरूरत है? 15 की, तो 15 दे देगा। सॉरी, इसको 25 की जरूरत है, तो 25 छोटा दे देगा। सेम वही, तेरह 80 में से 40 दिए, 40 बचे, 40 में से 25 दिए, कितने बचे? 15। हो गया ना बराबर? हो गया ना? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हो गई कि नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व? अगले साल 15 और 15 में 40 और 40 प्लस हो गए, कितने हो गए? 55 और 55। 55 और 55 में से 50 और 50 दे दोगे तो 5 और 5 का बैलेंस ही तो बचेगा, है नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? पर ये अलाउड ही नहीं है मेरे लाल। क्या अलाउड नहीं है? कि अगर तुम्हारे पास सीजीएसटी का बैलेंस है तो एसजीएसटी आप यूज ही नहीं कर सकते। आपको आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए पहले सीजीएसटी ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीजीएसटी का पैसा भी मोदी जी के पास है, आईजीएसटी भी आपको मोदी जी को देना है। आप एक तरीके से करो, मोदी जी आपके सीजीएसटी वाले पॉकेट में जो पैसे पड़ रहे हैं उसको लो। मैं ना आपको पैसे बजटलाल शर्मा से दिलवाता हूँ। ये कौन है भैया? कौन सा नाटक? बजरंगलाल शर्मा क्यों देगा जब मोदी जी के पास खुद के पास दूसरे पकड़ में पैसे पड़े हैं? तो भाई, अगर सीजीएसटी में बैलेंस है तो आप एसजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी में यूज नहीं कर सकते। पहले सीजीएसटी पूरा यूटिलाइज करो और तभी कहाँ हो आप एसजीएसटी में आओ। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो 30,000 का डिफरेंस है ये तो अलाइज होगा ही होगा। जो इनपुट अवेल करते हैं जीएसटी और टूबी से, वो कम नहीं कर सकते क्या? क्यों करेंगे? अवेल क्यों कम करेंगे? अब बेवकूफ बनेंगे नहीं कर सकते क्या? तो बात तो वही पड़ेगी। टूबी वाले भी उसमें आ जाएगा, इसमें तो कम है। कैसे? इसमें 40,000 है। हाँ हाँ, सोच सोच, सही सोच रहा है। करता हूँ उसकी कैलकुलेशन। मैं बहुत सिंपल है, 15,000 रुपए कम क्लेम कर ले, या 30,000 का डिफरेंस आएगा, 30,000 कम क्लेम कर ले। अगले महीने 30,000 कहाँ क्लेम करेगा? अगले महीने पहले का सेविंग कर सकते करेंगे ना? कहाँ क्लेम करेगा? एसजीएसटी में तो क्लेम करेगा। तो बात तो वही पड़ेगी, है ना? हाँ हाँ, दूसरा तरीका, सर हमें तो 15,000 बचाने थे, तो पहले महीने में दोनों में 15,000 कम क्लेम कर लो। 80 में से 15 कम क्लेम करोगे, कितने करोगे? 65 क्लेम करोगे। ले लो 65, 40 दे देना, 25 यहाँ दे देना, 40 दे देना, 25 यहाँ दे देना, 0-0 हो गया। और 15,000 आपने कम क्लेम किए थे, अगले साल ज्यादा, अगले महीने ज्यादा क्लेम कर सकते हो। सही है ना? सही है, पर ऐसा कोई करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि सरकार कितनी खराब है। सरकार ये नहीं देखती कि हमने कम क्लेम किया। तुमने जब कम क्लेम किया तब सरकार ये सोचेगी कि तुम एलिजिबल नहीं होंगे इसलिए क्लेम कर रहे हो, कम क्लेम कर रहे हो। एलिजिबल नहीं होंगे मतलब हो सकता है ये 15,000 की चीजें पर्सनल में काम में आने वाली हो, एग्जेम्प्टेड में काम में से तुमने क्लेम नहीं किया, और अभी यहाँ पे जितना टूबी में दिख रहा है उससे 15,000 ज्यादा क्लेम किया ना, तो सरकार का तो रेड फ्लैग जग जाएगा कि इसने 15,000 का ज्यादा क्लेम किया। तो फिर वहां से क्या आएगा? नोटिस आएगा, तो हम बता देंगे, हम रिप्लाई कर देंगे। देख मेरी बात सुन, नोटिस आएगा, हम रिप्लाई कर देंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जान मोच के शेर की गुफा में जाना होता है, एक तरीके से शेर के मुंह में हाथ डालना होता है, क्योंकि आप जो अपना बिजनेस रन कर रहे हो 100% एथिकली तो कर नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो फ्लो हो ही होगा। तो जब तक हम उनकी नजर में नहीं है तब तक बढ़िया है, नजर में आ गए तो फिर तो उन्होंने मेहनत करी ना, नोटिस नोटिस भेजा, तो कुछ तो खर्चा पानी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हाँ अगर ये अमाउंट बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप जो कह रहे हो ऐसा कर सकते हो। अरे कर सकते हो आप, और वो यही नोटिस के जवाब देना पड़ेगा, उनके पास बार बार जाना पड़ेगा, और ये कोई पसंद नहीं करता। किसी को भी आप ये कहोगे ना कि भैया वहां से नोटिस आएगा, नहीं भाई, अपन जवाब दे देंगे, नहीं भाई, कितने पैसे ज्यादा लग रहे हैं? 10,000 ज्यादा लग रहे हैं, ले लो आप 10,000। अगले महीने क्या कर लेंगे? कम लग जाएंगे, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरों पे ठंडा अपना रहेगा, लेकिन नोटिस आने के इंतजार नहीं करेगा, वो लोग करेंगे, उनको ऑलरेडी इतना पैसा जाता ही होगा, तो वो लोग करेंगे। ठीक है, पर हम बेटा अभी वो डिस्कस नहीं कर
हम अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने आपको ये छोटे भाई बड़े भाई वाली जब बात भी बताई तब भी मैंने कहा इतना दिमाग कोई नहीं लगाता। आपकी बुक में जो सोल्यूशन इस हिसाब से नहीं होंगे, आपकी बुक में तो सोल्यूशन सीधे सट होंगे, पहले एचजीएसटी को देंगे, फिर सीजीएसटी को देंगे, फिर एचजीएसटी को बचा तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। पेमेंट करना है तो क्वेश्चन नहीं, तो पेमेंट आ रहा है कौन सी जेब से पेमेंट करना दे, क्वेश्चन में तो निकालो ना, पेमेंट करना आ भी रहा है, बैलेंस बच भी रहा है, बचाओ, कोई गलत थोड़ी है वो चीज, ठीक है। तो सोल्यूशन तो सारे वैसे ही होंगे। डन, ओके। हाँ आएगा ना, सेम टू सेम ही आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप पता है कैसे आएगा, लगभग सारे क्वेश्चन चैप्टर्स का मिला के भी थोड़ा बहुत आ जाता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आ जाता है, और इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ साथ टाइम वैल्यू तो नहीं आता इसमें, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे, क्या क्या चीज एक्सक्लूड करेंगे वाला पॉइंट है ना, वो आ जाता है। तो पहले आपने जो सेल किया उसमें जो अलग अलग चार्जेस आपने लिए वो सब इंक्लूड करके आप अपना आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर जो है आपने परचेज किया तो उसमें आईटीसी का सेक्शन 16 लगा के किस किस चीज के लिए आप इनपुट एलिजिबल हो, आप अपना इनपुट कैलकुलेट करते हो। तो आउटपुट एक टेबल में कैलकुलेट हुआ टेबल 1, इनपुट एक टेबल में कैलकुलेट हुआ टेबल 2, और ये बनती है टेबल 3 कि इस इनपुट में से किस आउटपुट को हमें एडजस्ट करना है। समझ में आया, इस तरीके से फाइनल सॉल्यूशन आता है कि इतना बैंक में पे करना है और इतना मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है। समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया? जो वॉल्यूम आता है जैसे ये कह रहा है उसमें भी जो रूल आए थे उसमें भी तो सीजीएसटी में पैसा पड़ा ही है ना। मैं कहा कह रहा हूँ वो तो कह रहा हूँ तू सही कह रहा है, पर इसमें जब वो नोटिस आएगा तो रिप्लाई करना पड़ेगा ना, वो खतरा कोई मोल नहीं रहता है, क्योंकि मैंने 10 कवारे दूसरे कर रखे हैं मेरी फॉर्म। नोटिस आएगा तो फिर चीजें सामने आती है। आज सानिध्य अगर जीएसटी ऑफिसर है, उसके पास 1000 फाइल है, तो मेरा नसीब इतना खराब नहीं, वो 1000 में से मेरे को निकाल के देखेगा कि मेरी फाइल में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सानिध्य खुद ही वहां पर रेड फ्लैग जनरेट करवाएगा तो उसको बेचारे को निकालनी ही पड़ेगी। अब जब सामने आएगा तो सब दिखेगा कि सानिध्य ने एड्रेस भी क्या लगा रखा है, सानिध्य ने बैंक स्टेटमेंट भी क्या लगा रखा है, सानिध्य ने कौन सा इनपुट लिया नहीं लिया, आउटपुट तो सारी जांच पड़ताल होती है, ठीक है। तो हम उनसे जान पहचान करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो रूल गलत नहीं है, रूल का तो हम बिल्कुल सही रूल को निकाल के बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सारी बातों को जो अगर टेबुलर फॉर्म में पढ़ी कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, इन सारी बातों को सेक्शन 49 बोल रहा है सबसेक्शन 5 में। ये सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स में आएगा, जिसमें 49 1 2 3 4 5 6 सब पढ़ेंगे। पर यहाँ पे इस 49 का एक्सट्रैक्ट आ रहा है, पूरा सेक्शन नहीं आ रहा, सिर्फ 49 5 आ रहा है, क्योंकि वो बताता है मैनर ऑफ यूटिलाइजिंग आईटीसी। क्या बताता है? मैनर ऑफ यूटिलाइजिंग आईटीसी, कि किस मैनर में हमारा इनपुट हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो पढ़ो स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अदर अमाउंट रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट मतलब जो आईटीसी से रिलेवेंट है वही लिया हमने। सबसेक्शन 5 अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स रेट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी रजिस्टर्ड अकाउंट ऑफ, कि आपके पास जो आईटीसी पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर में वो कैसे यूज करेंगे। पहला ए इंटीग्रेटेड टैक्स फॉरवर्ड अप्रोच चलता है ना, पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी, तो वो लिख रखा है इसमें। Integrated tax shall first be utilized towards the payment of integrated tax, and the amount remaining, if any, may be utilized towards the payment of central tax and state tax, or as the case may be, union territory tax in that order. In that order, underline करो, in that order. In that order को underline करके ये लिखो, ऐसा एरो बनाओ और लिखो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी के साथ में यूटीजीएसटी, क्योंकि जो स्टेट्स है वहां पे एसजीएसटी लगेगा, और जो यूनियन टेरिटरीज है जिनके उस पास खुद की लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, उसके लिए सरकार ने यूटीजीएसटी लगा रखा है, यूटीजीएसटी लगेगा। तो इन दैट ऑर्डर होगी। तो अभी तो उसने बोला कि इन दैट ऑर्डर, इन दैट ऑर्डर मतलब पहले सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी, फिर बाद में अमेंड बोलेगा इन एनी प्रोपोर्शन। ऑर्डर तो ये रखो लेकिन इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। नाउ बी, अब वो बैकवर्ड अप्रोच, फिर कौन चलेगा, जो रहेगा सेंट्रल टैक्स shall be first utilized toward the payment of central tax, and the amount remaining, if any, may be utilized toward the payment of integrated tax. एसजीएसटी की बात आई ही नहीं, ठीक है। शायद तेरी बुक का है वो आ दे आई तो करण की बुक में से पढ़ लो बेटा,
ठीक है। द स्टेट टैक्स शेल बी फर्स्ट, फिर सी कि एसजीएसटी चलेगा, पहले एसजीएसटी और फिर आईजीएसटी, सीजीएसटी का नाम नहीं लेगा। द स्टेट टैक्स शेल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्स एंड द अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट the input tax paid on account of state tax shall be utilized towards the payment of integrated tax only where the balance of input tax paid on account of central tax is not available for payment of integrated tax। क्या सिचुएशन कह रहा है ये कि एसजीएसटी का पैसा आईजीएसटी में तभी यूज होगा जब सीजीएसटी का बैलेंस अवेलेबल नहीं है। सीजीएसटी का बैलेंस अगर अवेलेबल है तो उसको यूज करो ना, पहले एसजीएसटी क्यों यूज कर लो। समझ में आया? वापस एसजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी में तभी काम आ सकता है अगर सीजीएसटी का बैलेंस अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में तो अभी 15,000 का बैलेंस अवेलेबल है ना, तो पहले उस बैलेंस को यूज करो फिर एसजीएसटी यूज करना। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? द सेंट्रल टैक्स, अब वो क्रॉस कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है, क्रॉस यूटिलाइजेशन। सेंट्रल टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द स्टेट टैक्स और यूनिट टेरिटरी टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनिट टेरिटरी टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स। क्रॉस कलेक्शन अलाउड नहीं है। अब सेक्शन 49A, utilization of input tax credit subject to certain conditions notwithstanding anything contained in section 49, जो भी लिखा हुआ उसके साथ हम नहीं है। The input tax credit on account of central tax, state tax, union territory tax shall be utilized towards the payment of integrated central tax, state tax, union territory tax as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax first being utilized towards fully such payment। क्या कह रहा है ये कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आप यूज ही नहीं कर सकते अगर आईजीएसटी में बैलेंस है तो। मतलब फेज 1 और फेज 2 है ना, स्टेज 1 में सबसे पहले कौन निकलेगा? आईजीएसटी। तो ये स्टेज 1 वाली चीज है कि पहले आईजीएसटी को ही यूटिलाइज करना पड़ेगा तो ही सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप यूं कह रहे हो कि आईजीएसटी में तो बैलेंस है और मुझे कौन सा यूज करना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहली स्टेज में चलता ही कौन है? जोड़ा करके आईजीएसटी। मान लो आईजीएसटी के पास इतना पैसा है कि उसने तीनों की लायबिलिटी खत्म कर दी तो ही तो उसका बैलेंस बचेगा। आपने वो तीनों की लायबिलिटी तो खत्म करी ही नहीं, उसका बैलेंस बचा के नीचे सीजीएसटी, एसजीएसटी यूज करना चाहते हो तो वो चीज आप यूज नहीं कर सकते। पहले कौन चलेगा? आईजीएसटी, फिर कौन चलेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है। नाउ 49B, ये 49B क्या है? यही वो अमेंडमेंट है जिसमें उसने बोला इन एनी ऑर्डर नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द चैप्टर द सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ और सबसेक्शन 5 और सेक्शन 49। क्लॉज ई और क्लॉज एफ मतलब वो क्रॉस यूटिलाइजेशन तो नहीं करने देंगे। द गवर्नमेंट में on the recommendation of the council prescribe the order and manner of utilization of input tax on account of integrated tax, sales tax and the case may be towards payment of such tax। कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऑर्डर बता सकती है कि किस ऑर्डर में पहले क्या यूज करो फिर क्या यूज करो। मतलब उनके पास उन्होंने क्या रख दी? पावर रख दी। इन्होंने ये चीज बता भी रखी है 88A में बता रखी है, पेज नंबर 129 में। अभी 49B में तो क्या बोला कि ऑर्डर जो है वो हम बताएंगे एज में भी प्रिस्क्राइब। हालांकि क्रॉस यूटिलाइजेशन तो कभी अलाउ करेंगे ही नहीं। क्रॉस यूटिलाइजेशन छोड़ के जो ऑर्डर है वो हम बताएंगे, हम चेंज कर सकते हैं। तो रूल 88A में बताया ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। मिल गया आपको पेज नंबर 129 पे। Input tax credit on account of integrated tax shall be first utilized towards the payment of integrated tax। सही है सर, IGST पहले IGST and the amount remaining if any may be utilized towards the payment of central tax and state tax or unit tax as the case may be in any order। क्या बोला? in any order। वहां बोला in such order और अब क्या बोल रहा है? in any order। कोई सा भी कितना भी कर सकते हैं। ठीक है। Provided that input tax credit on account of central, state or union territory shall be utilized towards payment of integrated tax
Central state tax unit, as the case may be, only after the input tax paid available amount of indirect tax has been first fully utilized. ये तो उससे ऊपर भी बोल दिया कि जो CGST और SGST हो तो तभी यूज करना जब IGST क्या हो जाए, फुली यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। Payment of tax of CGST rules, page number 127, rule 86A. Condition to use amount available in electronic credit ledger. ब्रेक लेना थोड़ा है, क्योंकि पूरा 1 घंटा हो गया शायद, पॉज कर दो।